हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स। कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। कमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरा एक छोटा सा काम करना है। आपको ये बताना है मेरी आवाज़ एकदम परफेक्ट सुनाई दे रही है आप सभी लोगों को, और क्लास एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को या फिर नहीं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 1। बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे, आवाज वगैरह परफेक्ट है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी लोगों को। मस्त एकदम, चलो बहुत बढ़िया। वॉइस एकदम परफेक्ट है, क्लास एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड। तो आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे बच्चे एकदम मस्त ही होंगे, क्योंकि आप एएसएल के प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, आशीष सिंह लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। सबसे बड़ी चिंता आपकी उम्र के बच्चों को होती है उनकी पढ़ाई लिखाई की। उनको ऐसा लगता है कि यार ये जो पढ़ाई लिखाई है ये आफत वाला काम है, लेकिन क्योंकि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ रहे हो तो आपके लिए पढ़ाई लिखाई की चिंता कोसों दूर होनी चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक बैच स्टार्ट किया है, जो आपका 12th बोर्ड का बैच है वो स्टार्ट किया है। कितनी प्लानिंग और कितने रिगरस शेड्यूल के साथ में हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, किस गुणवत्ता की क्लासेस आपको मिल रही है, ये सब कुछ आप लोगों को सभी को यूट्यूब के ऊपर दिख रहा होगा, क्योंकि हमने फोर्स बैच की सभी क्लासेस फिलहाल यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर सभी लोगों के लिए लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है। अब इन क्लासेस को करने के बाद में आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि साल भर अगर इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहे तो हम ये शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हमें अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं मिले। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे शायद ऐसे परिवेश से बिलोंग करते हैं जहां पर अच्छी स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स के अंदर अच्छे टीचर नहीं है। और अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से ना जुड़े होते तो शायद आप लोगों को बहुत निराशा हाथ लगी होती और आप इतना अच्छा अपने भविष्य के लिए परिवर्तन नहीं ला पाते अपने अंदर जितना शायद अब ला सकते हो। तो अब आपके पास में शिकायत का कोई चांस नहीं है, आपके पास में बहाना नहीं है कोई कि आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एकदम उम्दा तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना। तो आप सभी लोगों को हमारे साथ में कमर कसनी है, हमें हमारे साथ में मेहनत करनी है। हम बस केवल और केवल यही एकमात्र होमवर्क के तौर पर आपको बताते रहते हैं कि बेटा हम जो आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, आप भी कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ में मेहनत कर लो। आपको हम किसी तरीके से शिक्षा और शिक्षा के लिए जो भी कुछ आवश्यक है उन सब चीजों में पिछड़ने नहीं देंगे। हिंदी माध्यम के बच्चे सिंसियर होते हैं, जैसा उनके गुरुजन कहते हैं वैसा फॉलो कर लेते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ते हुए आप लोगों को बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार हमारे ऊपर तो किसी का कंट्रोल ही नहीं है। सुभाष सर थोड़ी ना स्क्रीन से बाहर निकल के आपका हाथ पकड़ने वाले हैं और आपसे पेन चलवाने वाले हैं, तो कौन कॉपी उठाएगा, कौन पेन उठाएगा, अरे कौन बैठ के क्लास करेगा। चलो लेटे लेटे क्लास कर लेते हैं, 5 7 मिनट बाद में वैसे ही नींद आने वाली है ना। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर अनुशासन लेके आना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तैयार करना है कि मैं पूरी क्लास देखूंगा या पूरी क्लास देखूंगी, बैठकर देखूंगा, और साथ ही साथ में नोट्स बनाऊंगा अपनी कॉपी के अंदर, अपने पेन से नोट्स बनाऊंगा। और क्योंकि सुभाष सर क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाते हैं तो मैं उन न्यूमेरिकल्स को खुद से करने का प्रयास करूंगा सुभाष सर का सॉल्यूशन देखने से पहले। तब जाके एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप जैसे ऑफलाइन मेरे सामने बैठकर मुझसे पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारी क्लास का जो अंदाज है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं, है ना। तो ये आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ सकते हो। और इसी मैसेज के साथ में मैं उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़ चुके होंगे, तो शुरू करने की बारी आ चुकी है हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 1। अब आप में से बहुत सारे बच्चे
बीच में जुड़े होंगे, आज पहली बार जुड़ रहे होंगे, तो इंतजार रहता है कि यार चलो ये चैप्टर तो गया, हालांकि सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो नेक्स्ट चैप्टर से जुड़ेंगे। तो एक खुशखबरी मैं आपको दिए देता हूं। सबसे पहले तो एक छोटी सी सूचना, अगली जो 2 क्लासेस हैं आपकी, ठीक है, अगली 2 क्लासेस, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, अगली दूसरी क्लास जो है, ठीक है, यानी कि आपका लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10, ठीक है, 2 लेक्चर्स आपके बच रहे हैं और उसके बाद में आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहली चीज तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर का समापन समारोह अपन बना रहे होंगे, ठीक है, आ गया समझ में। तो एक बहुत अच्छी चीज और ये बहुत बड़ी सूचना है आप लोगों के लिए, जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये वाला जो लेक्चर है, ये आपका ये जो लेक्चर है, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। और एक तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर का, ठीक है, जो पीवाईक्यूज जो बोर्ड के अंदर पहले वाले सालों में सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, उनका समाकलन, उनका एक साथ इकट्ठा हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम लोग इस तरीके से रिवीजन करने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर का। ये होगा आपका लेक्चर नंबर 10। और ये जो लेक्चर है, ये ऐप एक्सक्लूसिव है, ऐप एक्सक्लूसिव है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर आप ऐप के ऊपर ही अटेंड कर सकते हो। इससे आपको हमारी ऐप की गुणवत्ता के बारे में भी पता चलेगा कि ऐप के ऊपर जब आप क्लासेस अटेंड करते हो, खासकर इस तरीके की क्लासेस जहां पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, रिवीजन करना है पूरे के पूरे चैप्टर का, हाई फोकस रिक्वायर्ड है, तो यूट्यूब से बेहतर ऐप क्यों मानी जाती है। आपको पता चलेगा कि ऐप पर पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको इस लेक्चर नंबर 10 के अंदर पता चलेगी और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है बेटा, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन है। आज लेक्चर नंबर 8 है, अगला लेक्चर नंबर 9 है और उसके बाद में जो लास्ट लेक्चर है, जो 10th लेक्चर है, वो हमारा ऐप एक्सक्लूसिव होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर होगा। तो जिस भी बच्चे ने ऐप डाउनलोड नहीं करी है या जिस भी बच्चे ने फोर्स बैच के अंदर एनरोल नहीं किया है, वो फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना ऐप को और फटाफट से हमारे बैच को एनरोल कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो एक तो चीज आपको ये बतानी थी, है ना। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ये सब कुछ न्यूमेरिकल्स है। क्लास में हमने खूब सारे न्यूमेरिकल्स करे और यहां पर आपको इकट्ठे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो एक तो चीज ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज सर, आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज, अच्छा, इसके साथ में एक और इंफॉर्मेशन मैं बताना भूल गया। हालांकि कल जो संडे गपशप है उसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल प्लान बताऊंगा, बट आज थोड़ा सा एक मैं ग्लिम्स दे देता हूं। आपका जो फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है ना, ये भी प्लान किया जा रहा है। आपका पहला टेस्ट जो है, ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में चैप्टर नंबर 1 खत्म होने जा रहा है, सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। आपका केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, आपका मैथ्स का भी चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, मैथ्स का भी चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। इसी तरीके से फिजिक्स का भी चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म होने जा रहा है और इसी तरीके से बायो का भी चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म होने जा रहा है। तो बारी है टेस्ट की, क्योंकि बिना टेस्ट के आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट है ये भी सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर होगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर होगा। और कब होगा? ये होगा आपका नेक्स्ट संडे मतलब कल वाला नहीं, कल से अगले वाला संडे। ठीक है, तो इस टेस्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है वो आपको कल हम संडे गपशप के अंदर बताएंगे। बट तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दो, और क्योंकि ये भी ऐप के ऊपर होगा, तो अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप फटाफट से ऐप को
डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स, आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो। ठीक है, ये है ऐप का नाम। इस ऐप को आप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, और इस ऐप के ऊपर भी एक बार आप पढ़ाई करके देखना, आपको बहुत अच्छा महसूस हो। ठीक है, शुरू करें। तो एक बार सारे के सारे बच्चे, जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है आपको। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर आपका क्लास 11th वाला जो आशा बैच है, जो ड्रॉपर बैच है, ये जो बाकी के बैचेस हैं ये कब स्टार्ट होंगे? तो कल संडे गपशप का आपको इंतजार रहना चाहिए, क्योंकि कल संडे गपशप के अंदर ना केवल हम इस टेस्ट के बारे में बताएंगे, ना केवल हमारे बैचेस जो बच रहे हैं उनके स्टार्ट होने की डेट बताएंगे, बल्कि कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज और रिवील करेंगे हमारे इस चैनल के लिए। इस चैनल के लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं और कुछ और बहुत कुछ, है ना? तो वो सब कुछ आपको कल मिलने वाला है संडे गपशप के अंदर, राइट? लेकिन अब इंफॉर्मेशन के नाम पे इतना ही काफी है। हम बढ़ते हैं यहां से थोड़ा सा आगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम सबसे पहले तो विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। तो विद्युत फ्लक्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हम लोग नोट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे गाउस के नियम के अंदर काम आने वाले हैं। ठीक है, तैयार? ठीक है, फिर हम गाउस के नियम की उपपत्ति ये पूरा नहीं लिखा गया है तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है ना? गाउस के नियम की उपपत्ति, लिखा नहीं जा रहा था टाइपिंग के अंदर। ठीक है, डेरिवेशन। उपपत्ति का मतलब क्या होता है? डेरिवेशन होता है कि जो गाउस का नियम है ये आया कहां से, होता क्या है, आया कहां से, ये सब कुछ जो है ये हम पढ़ेंगे आज। और फिर हम गाउस के नियम के कुछ उपयोग देखेंगे। बहुत सारे अनुप्रयोग है, बहुत सारे उपयोग है। तो उपयोग लिख सकते हो या फिर अनुप्रयोग लिख सकते हो, अनुप्रयोग भी लिखा हुआ रहता है कहीं किताबों के अंदर। ठीक है, तो कहां कहां गाउस के नियम का उपयोग करके क्या क्या फायदा उठाया जा सकता है ये हम लोग देखेंगे, और हमारे आंकिक प्रश्न और उदाहरणों के माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट को हम और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और फिर पूरा का पूरा एक लेक्चर, लंबा लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर जो है वो अलग से न्यूमेरिकल्स का, पीवाईक्यूज का प्लान किया गया है, जिसको आप ऐप के ऊपर सारे के सारे बच्चे देख सकते हो, राइट? तो ये हमारा आज का एजेंडा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो एक बार कमेंट्स के अंदर सारे बच्चे मुझे बता दो, रेडी रेडी स्टडी गो कर दे अपन एक बार। ठीक है, बच्चे अभी से पूछने लग रहे हैं कि सर टेस्ट सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, है ना? या टेस्ट के बारे में और थोड़ी सी डिटेल्स बता दो। बेटा कल तक का इंतजार कर लो, कल संडे गपशप के अंदर टेस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छे से, हर एक बच्चा हम चाहते हैं कि पूरे आत्मविश्वास के साथ में टेस्ट दे और टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आए, है ना? तभी तो उसका आगे पढ़ने का जो रस है वो बना रहेगा। तो आप चिंता मत करो, सारी जानकारी आपको मिलेगी, और उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का जो पहला टेस्ट है वो बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हम आपका साथ देंगे, है ना? पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, हम साथ हैं आपके। आपको डराना हमारा मकसद नहीं है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाना हमारा मकसद है। यस, रेडी। तो विद्युत फ्लक्स के महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले तो फ्लक्स की परिभाषा हमने देखी थी, क्या होता है फ्लक्स? हमने फ्लक्स की परिभाषा देखी थी, क्या होता है फ्लक्स? बताया था मैंने आपको। विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स जो है उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? पाई से डिनोट किया जाता है। विद्युत क्षेत्र, ये भी एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल, ये भी एक सदिश राशि है। इन दोनों के अदिश गुणनफल के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। इसको अगर आगे खोला जाए तो ये E गुणा A गुणा कॉस थीटा बन जाता है। अब ये थीटा क्या है ये भी हम चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। ये आपका क्षेत्रफल है, ऐसा। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये देखो, पृष्ठ के लंबवत आपका क्षेत्रफल सदिश है। जिस भी सरफेस की तुम बात करोगे उस पृष्ठ के लंबवत होगा। जिस भी सरफेस की तुम बात करोगे, जैसे मान लो ये आपकी कोई पृष्ठ है, ये आपकी कोई पृष्ठ है, तो कोई पूछे कि बताओ इसका क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा, तो आपको क्या करना है? पृष्ठ के लंबवत दिशा लेनी है। पृष्ठ के लंबवत दिशा, ये वाली दिशा, इस दिशा में होगा आपका क्षेत्रफल सदिश, राइट? ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र है वो भी आपको दिया हुआ है कि हर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा के अंदर है। ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र। तो थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का कोण है, ये रहा।
ये जो कोण है ये क्या कहलाता है? आपका थीटा कहलाता है। तो पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण गुणा कॉस थीटा, ये हम यूज कर सकते हैं किसको ज्ञात करने के लिए? विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए। यहां तक की चीजें हमने बहुत अच्छे से देख ली थी, ठीक है। अब विशेष बिंदु क्या है? विशेष बिंदु क्या है? देखो ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं और इसको बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि यदि विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र, अब दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पृष्ठ के लंबवत हो, पृष्ठ के लंबवत हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो क्षेत्रफल सदिश है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश का मतलब है ए, इसके क्या हो? समांतर हो। दोनों ही अवस्थाओं का अपन यहां पर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इन दोनों अवस्थाओं में होगा क्या? इन दोनों अवस्थाओं में होगा क्या? ये दोनों सेम बात को डिनोट कर रहे हैं। ये आया सबको समझ में कि हाँ सर ये दोनों एक ही बात है। आपका विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, और पृष्ठ के लंबवत एक और सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। ये आया सबको समझ में अच्छे से? हाँ सर ये दोनों एक ही बात है यार, ये चमकना चाहिए आपको, ठीक है। कि मैं चित्र भी बना देता हूं, चित्र से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये है आपकी पृष्ठ, ये रही आपकी पृष्ठ, ठीक है, ये रही आपकी पृष्ठ। अब जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है ना। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है पृष्ठ के लंबवत। और पृष्ठ के लंबवत ही एक और सदिश होता है, हमें पता है पृष्ठ के लंबवत ही एक और सदिश होता है। कौन सा वाला सदिश होता है? आपका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो भी पृष्ठ के लंबवत होता है। तो आप देखो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, इसी बात को आप ऐसे कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के समांतर है। एक और केस बनता है इसी में एक और केस बनता है। मान लो आपका पृष्ठ है इस तरीके से रखा हुआ है ना, मान लो आपका पृष्ठ जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैं जस्ट बताने के लिए आपको बता रहा हूं। विद्युत क्षेत्र जो है वो आपका पृष्ठ के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के लंबवत है। और क्षेत्रफल सदिश जो है वो अब की बार नीचे की दिशा में लिया गया है, ये है आपका क्षेत्रफल सदिश। ये हो जाएगा आपका ई विद्युत क्षेत्र सदिश, और ये हो जाएगा आपका ए मतलब क्षेत्रफल सदिश। अभी भी वही वाली बात है, अभी भी वही वाली बात है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ के लंबवत होना या फिर समांतर होना क्षेत्रफल सदिश के, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। और इस अवस्था में आपका जो फ्लक्स होता है वो कितना हो जाता है? तो फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा पहला सदिश गुणा दूसरा सदिश गुणा कॉस ऑफ एंगल। अब दोनों एक ही दिशा में है तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर फ्लक्स का मान आ जाएगा ई गुणा ए आ जाएगा। इस अवस्था में फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा? ई गुणा ए आ जाएगा। और इस अवस्था में कितना आएगा? तो यहां पर भी वही अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो फ्लक्स हुआ करता था पहला सदिश गुणा दूसरा सदिश गुणा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अब की बार एंगल कितना है दोनों के बीच में? अब की बार है एंगल 180 डिग्री। विद्युत क्षेत्र ऊपर, क्षेत्रफल सदिश नीचे, 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो यहां पर आ जाएगा आपका -ई गुणा ए। मतलब पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, वो डिपेंड करता है, बट आएगा आपका ई गुणा ए। यानी कि आप सीधा सीधा विद्युत क्षेत्र को किससे गुणा कर सकते हो? क्षेत्रफल से गुणा कर सकते हो। तो ये पहली अवस्था है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, पहली अवस्था है जो कि आपको
ध्यान में रखनी है। आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? ये केस आना चाहिए सबको समझ में। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि सर ये दोनों बातें एक ही है, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो फिर अगली चीज जो है ना वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चले अगली चीज पर। अगला केस है हमारा ये वाला, ठीक है। यदि अब की बार विद्युत क्षेत्र जो है, यदि विद्युत क्षेत्र, अब इसको भी आप दो अलग अलग तरीके से कह सकते हो। आप या तो ऐसे कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के समांतर है, पृष्ठ के समांतर है। और अगर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र जो है वो क्षेत्रफल सदिश के क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश के, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत हो जाएगा, के लंबवत हो जाएगा। दोनों चीजें एक ही है। अभी मैं चित्र बनाऊंगा आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अब की बार ऐसा आपका पृष्ठ है, ये रहा आपका पृष्ठ, ठीक है, ये रहा आपका पृष्ठ। और विद्युत क्षेत्र जो है वो खुद पृष्ठ के समांतर है। ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र, ये खुद पृष्ठ के ही तल में है, पृष्ठ के ही समांतर है। ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र। अब आप या तो ऐसे कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, या तो आप कैसे कह सकते हो, या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र जो है वो क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है। अब क्षेत्रफल सदिश ऊपर लो या नीचे लो कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा यहां पर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहां पर 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना निकल के आएगा, तो इस अवस्था में फ्लक्स कितना निकल के आएगा, इस अवस्था में फ्लक्स आपका निकल के आएगा ई गुणा ए गुणा कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान आप सभी बच्चों को पता है कितना होता है, 0। तो यहां पर कितना आ जाएगा आंसर आपका, 0, शून्य आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी विद्युत क्षेत्र जो है, जब भी विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होता है, इसी बात को आप कह सकते हो कि पृष्ठ के समांतर होता है, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। आया बेटा सबको समझ में? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको करवाना चाहूंगा। आई होप आप सारे के सारे बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। यदि कोई पृष्ठ, यदि कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल कितना है, जिसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, विद्युत क्षेत्र भी आपको दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E बराबर 25 न्यूटन प्रति कूलाम के 60 डिग्री पर हो या 30 डिग्री पर हो, 30 डिग्री पर हो, तो पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ध्यान से करना बेटा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। वाला फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, बहुत कॉमन, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यदि कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, यदि कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है और विद्युत क्षेत्र भी आपको दे रखा है, ध्यान रखना बेटा, पृष्ठ जो है ना, पृष्ठ जो है वो 30 डिग्री पर है। तो ध्यान से पकड़ना, एक बार चित्र बना के जरूर देखना, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। मैं चित्र बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं, मैं चित्र बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं। कुछ ऐसी अवस्था बन रही है कि आपका जो पृष्ठ है, ये रहा आपका पृष्ठ, ये रहा आपका पृष्ठ, ठीक है, और ये रहा विद्युत क्षेत्र, ये रहा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के साथ में कितना एंगल बना रहा है, वो पृष्ठ के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना, 30 डिग्री का।
विद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। जबकि हमें, देखो बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी, इसलिए मैं ऐसे सवाल करवाता हूं आपसे, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। देखना, मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी है। अब क्या गलती करी है वो देखना, ध्यान से सुनना। आपको कहा गया है कि जो पृष्ठ है, पृष्ठ वो विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। जबकि फॉर्मूले में जो थीटा होता है, फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो किस किस के बीच का कोण होता है? सारे बच्चे जवाब दो। देखो तुम ही करेक्ट करोगे अभी अपनी गलती को। ध्यान दिया तुमने? इस जो सवाल है उसमें कोण किसके साथ दिया हुआ है, पृष्ठ के साथ। और जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हम थीटा क्या लेते हैं, उसमें थीटा लिया जाता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, है ना? कौन सा लिया जाता है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। मतलब आपको ये वाला कोण नहीं लेना, आपको कौन सा वाला कोण लेना है? ये रहा आपका क्षेत्रफल सदिश, ये रहा क्षेत्रफल सदिश, आपको ये वाला कोण लेना है, ये वाला कोण लेना है। अब ये होगा कितना? पृष्ठ से क्षेत्रफल सदिश जो है वो खुद 90 डिग्री पर होता है, तो 90 में से अगर 30 को माइनस कर देंगे तो थीटा का मान हमें कितना लेना है, यहां पर 60 डिग्री लेना है। थीटा का मान हमें यहां पर कितना लेना है बेटा, 60 डिग्री लेना है। बच्चों ने क्या गलती करी होगी? बच्चों ने 30 डिग्री को ही थीटा ले लिया होगा, इसलिए ये सवाल अच्छा सवाल बन गया। अब तो खैर सवाल आप कर ही सकते हो। तो आपका जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा कितना? वो हो जाएगा आपका ई गुणा ए गुणा कॉस थीटा। ई का मान हमें दे रखा है कितना, 25। ए का मान हमें दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा, थीटा की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन प्रति कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो लगभग 700-800 बच्चे जो यहाँ पर लाइव हैं उनमें से लगभग 30-40% बच्चों ने गलती कर दी। लेकिन अब आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 25√3 आंसर क्यों नहीं आएगा। मुझे कमेंट्स के अंदर सारे बच्चे बताओ, जिन्होंने सही किया था वो नहीं, मुझे वो बच्चे रिप्लाई करो जिनका गलत था और अब उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ यार हमने क्या गलती करी। लो सर, गलती पकड़ में आ गई, हम समझ गए कि बच्चा कहां गलती कर सकता है। वो वाले बच्चे रिप्लाई करो यहां पर कि यस सर, बैठ गया आप दिमाग में, समझ में आ गया अच्छे से, अब नहीं करेंगे ऐसी गलती, अब नहीं करेंगे ऐसी गलती। ठीक है, वेरी गुड। ऐसी ऐसे प्रश्न जो है वो आपसे जब पूछे जाएंगे तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बाकी तो प्रश्न बहुत आसान है, अपन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे भर भर के आप करोगे अगर, ठीक है, किसी भी बुक में से उठा के कर लो। आप जिस बुक को फॉलो कर सकते हो ना उस बुक को फॉलो करो जो कि बोर्ड के स्तर की है, बोर्ड के स्तर की है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के अंदर चलती है। ठीक है ना, कहीं किसी जगह CBH की चलती है, किसी जगह कोई और पब्लिकेशन, बालाजी पब्लिकेशन की चलती है ना। जो भी बुक आप करते हो या आपकी खुद की जो NCERT की किताब है उसके प्रश्न आप उठा के करोगे, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है ना, तो गलतियां पकड़ना सीखो। नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो ये विद्युत फ्लक्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो कि अभी हमारे काम आने वाली है। ठीक है, अगर बंद पृष्ठ हो, ठीक है, अगर पृष्ठ कैसा हो, बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ के लिए, अगर पृष्ठ कैसा हो, बंद पृष्ठ हो, जैसे मान लो आपकी एक बॉल ले ली आपने, बॉल, ठीक है, ऐसी पृष्ठ ले ली, गोल आकार की पृष्ठ ले ली आपने, तो बंद पृष्ठ के लिए जो प्रवेश करते हुए, ठीक है, प्रवेश करने वाला फ्लक्स जो होता है, प्रवेश करने वाला फ्लक्स जो होता है, मतलब अगर विद्युत क्षेत्र जो है वो प्रवेश कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश करने वाला फ्लक्स जो है वो क्या माना जाता है, वो माना जाता है ऋणात्मक। क्या माना जाता है उसको? उसको माना जाता है ऋणात्मक।
प्रवेश करने वाला फ्लक्स क्या माना जाता है, ऋणात्मक। और निर्गत फ्लक्स जो है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो है, निर्गत फ्लक्स जो है, ये क्या माना जाता है, ये माना जाता है आपका धनात्मक, ये माना जाता है धनात्मक। ये चीज बहुत ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, इसका अभी हम उपयोग करने वाले हैं। सर ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों का आंसर ये है कि हमने एक परिपाटी बनाई है, हमने एक कन्वेंशन बनाया है जिसको हम सब फॉलो करते हैं, जिसका उपयोग हम सब करते हैं, मतलब इसका कोई ऐसा कारण नहीं है, ये एक परिपाटी है जिसको हमें फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, क्योंकि दुनिया में हर जगह इसको फॉलो किया जाता है। बंद पृष्ठ के लिए प्रवेश करने वाला फ्लक्स माना जाता है ऋणात्मक, और निर्गत बाहर निकलता हुआ फ्लक्स माना जाता है धनात्मक। ठीक, इसका अभी अपन उपयोग करने वाले हैं थोड़ी सी देर में। ठीक, तो ये हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़े यहां से आगे। यस सर, यहां तक समझ में आ गया, एक बार कमेंट्स के अंदर सारे के सारे बच्चे बता दो, क्योंकि अब हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, गाउस का नियम कहते हैं इसको। सबसे पहले तो इसका कथन क्या है, हर नियम का कोई ना कोई कथन होता है। जैसे आप बोलो सर ऊर्जा के संरक्षण का नियम का कथन क्या है, तो ऐसे आवाज आती है, जैसे आकाशवाणी हो रही ना वैसे आवाज आती है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऐसे आकाशवाणी के टाइप पे आवाज आती है कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ये नियम है भाई, प्रकृति का नियम मतलब भगवान का बनाया हुआ नियम। और भगवान हमेशा कैसे बात करते हैं, आपने देखा होगा पुराने धारावाहिकों के अंदर आकाशवाणी के रूप में बात करते हैं ना। तो यहां पर भी गाउस के नियम की आकाशवाणी अगर अपन करें, आखिर में होता क्या, फिर धीरे धीरे समझेंगे उसको क्या होता है गाउस का नियम। पहले अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका देखते हैं कथन। ठीक है, होता क्या है ये, कथन को अंग्रेजी में बोला जाता है स्टेटमेंट। ये भगवान के द्वारा या नेचर के द्वारा की गई एक आकाशवाणी है, एक ऐसा नियम है जिसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, क्या है कथन, तो कथन यानी कि गाउस का नियम ये कहता है, ध्यान देना इसमें, सबसे पहले तो इसमें आती है बंद पृष्ठ। किसी किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है, कुल फ्लक्स मतलब इसमें हमें हर प्रकार का फ्लक्स काउंट करना है। बंद पृष्ठ है तो हमें प्रवेश करने वाला फ्लक्स भी लेना है ऋणात्मक, और बाहर निकलने वाला फ्लक्स भी लेना है धनात्मक। दोनों प्रकार के फ्लक्स लेना है, उनका कुल योग जो होगा, और फ्लक्स तो अदिश राशि है तो आराम से बीजगणितीय योग आप कर सकते हो। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है, ठीक है, अब इस कुल फ्लक्स को अपन ऐसे लिखते हैं, पाई बराबर ई डॉट ds, और इसका हम लिखते हैं यहां पे समाकलन, और समाकलन के ऊपर लगा देते हैं ये गोला। ध्यान से समझना सर, ये समाकलन क्यों किया, आज से पहले तो किया ही नहीं था समाकलन। समाकलन का मतलब होता है योग। हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी बंद पृष्ठ है उसको छोटे 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 क्षेत्रफलों में विभाजित कर रहे हैं। हर क्षेत्रफल कितना है ds, और हर क्षेत्रफल से गुजरने वाला हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, ई डॉट ds। और इस प्रकार से जो छोटे छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स हमने निकाला है उसका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। और योग करना ही फिजिक्स में क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। तो इस समाकलन से घबरा मत जाना कि सर ये समाकलन तो कोई बहुत भारी भरकम चीज आ गई। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप कुल फ्लक्स निकाल रहे हो, आप छोटे 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 फ्लक्स निकाल के उनका योग कर रहे हो, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज ये होगी। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जिसको हम
इस तरीके से लिखते हैं, बट इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और मैं आपके साथ में हूं तो मैं आपको डरने दूंगा भी नहीं। ठीक है, ये होता किसके बराबर है? अच्छा, कई बच्चे पूछेंगे सर समाकलन के चिन्ह पे गोला किस बात को प्रदर्शित करता है? गोला इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम बंद पृष्ठ पर कर रहे हैं समाकलन, है ना, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम कैसा समाकलन कर रहे हैं, हम बंद पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं, सिर्फ इतना। ठीक है ना, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ठीक है ना, कुल फ्लक्स पृष्ठ के द्वारा, पृष्ठ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया, घेरा गया आवेश, नॉट क्षेत्रफल, घेरा गया आवेश, इसको हम लिखेंगे क्यू इन, एवं, एवं माध्यम है तो माध्यम, वरना अगर निर्वात है तो निर्वात लेना है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको अपन लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया हमारा कथन। ठीक है, ये हो गई भाई साहब प्रकृति की, भगवान की भविष्यवाणी। अब इसको और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसका गणितीय रूप अगर अपन लिखना चाहें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा कुल फ्लक्स होगा, जो हमारा कुल फ्लक्स होगा, ठीक है, जिसको हमने यहां पे लिखा है फाई, और अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? समाकलन किसका? ई डॉट ds का। अब हमें ये समाकलन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाउस का नियम हमें डायरेक्ट ही बता रहा है कि ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया कथन। ठीक है, ये तो हो गया कथन। ठीक, इसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, बट सबसे आसान शब्दों में अपनों ने लिखा है ताकि हर एक बच्चे को इसको समझने में और लिखने में आसानी हो। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब इससे कुछ कुछ चीजें हम निकालना सीखते हैं। सबसे पहले तो ये जो गाउस का नियम है, ठीक है, तो इसकी सीमाएं आपसे पूछी जाती है। सीमित है ये हर जगह लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसकी सीमाएं आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहली सीमा या सबसे पहली मुख्य बात जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो गाउस का नियम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू होता है? गाउस का नियम जो है वो सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, सिर्फ बंद पृष्ठ पर ही लागू है, बंद पृष्ठ पर ही लागू है। और ऐसी बंद पृष्ठ क्या कहलाती है? ऐसी बंद पृष्ठ जो है वो क्या कहलाती है? गाउसियन पृष्ठ कहलाती है। पहला आपको यहां पर जो मुख्य बात है वो ध्यान में रखनी है। गाउस का नियम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा, और वो बंद पृष्ठ आज से अब क्या कहलाएगी? गाउसियन पृष्ठ, गाउस की पृष्ठ कहलाएगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और आगे चले यहां से दूसरी मुख्य बात, आपकी पृष्ठ जो है ना सिर्फ बंद होनी चाहिए। उसका आकार कैसा है उसके ऊपर गाउस का नियम निर्भर नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो गाउस का नियम जो है वो बंद पृष्ठ के आकार, वो बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति, आकृति से अप्रभावित रहता है। गाउस का जो नियम है वो बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति
इन दोनों से ही अप्रभावित है। कैसे समझो, इसका आराम से समझना है इसको। हमने कहा कि ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, इसका मान है सपोज करो Q। एक बार तो आपने इसको गोलाकार पृष्ठ से घेर रखा है, ठीक है, एक बार तो आपने इसको गोलाकार पृष्ठ से घेर रखा है, ये हो गया आपका केस नंबर 1। और दूसरे केस में क्या करा, वही आवेश दिया आपने Q, लेकिन अब की बार उसको आपने बहुत ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसी पृष्ठ है इससे घेर रखा है, ये हो गया आपका केस नंबर 2। आवेश वही है, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, बस पृष्ठ का क्या बदला है, आकार और आकृति बदली है। लेकिन हमने अभी अभी बोला कि जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, फर्क ही नहीं पड़ता आकार और आकृति का। यहां पर भी अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, Q/ε0 निकल के आएगा, वही बंद पृष्ठ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बटे ε0। और यहां पर भी फ्लक्स निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, Q/ε0 निकल के आएगा, वही बंद पृष्ठ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बटे घेरा गया आवेश बटे ε0। ठीक है, आ रहा है बेटा, आ रहा है सबको समझ में बढ़िया तरीके से? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसका आपको उदाहरण जो है वो यहां से मिल चुका है। बंद पृष्ठ के आकार और आकृति से जो गाउस का नियम है वो अप्रभावित रहता है। और एक और चीज आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है, तीसरी चीज आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है कि बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति, आवेश की स्थिति, ठीक है, एवं 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 आवेश की गति, एवं आवेश की गति, इन दोनों से ही गाउस का नियम अप्रभावित रहता है। इन दोनों से ही गाउस का नियम क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। अब इसको अच्छे से समझो, इसको अच्छे से समझो, ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई। अभी तो आपका आवेश जो है वो बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ था, मान लो ऐसा कुछ हो जाता, ये आपका आवेश है, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार रखा हुआ होता, पृष्ठ वो की वही लिए, वही गोलाकार पृष्ठ यहां पर थी, वही गोलाकार पृष्ठ यहां पर है, समान आकार की, ठीक है, पर पहले आवेश केंद्र पर था और अब किनारे पर है, ठीक है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, आपने बोला नहीं, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति कहां पर है, आवेश अंदर होना चाहिए, पर कहां पर है इस पर निर्भर नहीं करता। तो इस अवस्था में भी आपका फ्लक्स कितना आ जाएगा, इस अवस्था में भी फ्लक्स आपका Q/ε0 ही आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका केस नंबर 3। एंड इसी प्रकार से यहां पर आपका आवेश कैसा है, स्थिर है, कैसा है, स्थिर। और मान लो अब आपका आवेश जो है वो क्या हो जाए, गतिशील हो जाए, गतिशील हो जाए, और इस पृष्ठ के अंदर रखा हुआ हो, ये बन गया आपका केस नंबर 4। तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा गाउस के नियम के ऊपर? तो अभी अभी आपने बताया, सर ने बताया आपको कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की ना तो स्थिति पर निर्भर करता है गाउस का नियम, बस आवेश अंदर होना चाहिए, ना ही आवेश की गति पर निर्भर करता है। भाई आवेश स्थिर है कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश गति कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक अंदर है तब तक गाउस के नियम के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस अवस्था में भी आपका फ्लक्स कितना आ जाएगा, इस अवस्था में भी आपका फ्लक्स Q/ε0 आ जाएगा। क्या ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आई? समाकलन से घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों को पकड़ते हुए चलो, मैं आप लोगों के साथ में हूं, आप लोगों को कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस। बट यहां तक अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अब जैसे बच्चे पूछ भी रहे हैं, मैं कमेंट्स देख रहा हूं कि सर ये डीएस क्या है। डीएस बेटा छोटा छोटा क्षेत्रफल होता है, इसको अवयव क्षेत्रफल बोलते हैं अपन, समझेंगे अभी अपन इसको, अवयव क्षेत्रफल मतलब बहुत बड़ी पृष्ठ को आप छोटे 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 अवयवों में विभाजित कर दो, तो प्रत्येक अवयव का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, डीएस कहलाता है।
घबराने की चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है ना, चिंता मत करो उसको। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है ना। संकल्प मिश्रा पूछ रहे हैं सर डीएस का मतलब क्या है? बेटा मैंने बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पुनीता कुमारी पूछ रही है सर तीसरा पॉइंट रिपीट कर दो। बेटा तीसरा पॉइंट अभी अभी बताया कि जो आवेश है ना वो पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अब अंदर कहाँ होना चाहिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, केंद्र पर हो किनारे के पास में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी फ्लक्स जितना था यहां पर भी उतना ही रहेगा, बस अंदर होना चाहिए आवेश। ना ही गति पर निर्भर करता है, आवेश स्थिर था तो भी फ्लक्स इतना ही था, आवेश अगर गतिशील है तो भी फ्लक्स कितना रहेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक, ठीक है बेटा। एक बच्चा पूछा सर गाउसियन सरफेस क्या होता है? बेटा मैंने बताया ना, जिस बंद पृष्ठ पर हम गाउस का नियम लागू करते हैं वही गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। पता रखें, लिखा हुआ है ना, आप सामने पढ़ो तो सही सारी की सारी चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ रहा है सबको समझ में? अब आ रहा है समझ में? एक बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट कर रहा है, रुको मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। एक बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट कर रहा है। चला गया यार, ऊपर चला गया। ठीक है। अब एक बच्चा पूछा सर बंद पृष्ठ क्या है? बंद पृष्ठ का मतलब है जैसे आपकी टेनिस की बॉल होती है ना, टेनिस की बॉल बंद होती है। बंद पृष्ठ का मतलब है जिसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, और अगर भरने के बाद में उल्टा पुल्टा कर दो तो कोई भी चीज लीक ना हो। कैसे बताऊं मैं आपको यार, है ना। बंद पृष्ठ का मतलब अगर मैं बताने लग गया तो फिर मुझे 12वीं कक्षा में नहीं, मुझे 6ठी कक्षा में जाना पड़ेगा वापस से। सर आकार और आकृति में क्या अंतर है? अगेन 6ठी कक्षा का प्रश्न। आकार और आकृति, आकार का मतलब है बड़ा या छोटा होना, और आकृति का मतलब है गोलाकार है या वर्गाकार है या त्रिभुजाकार है, ये आकृति है। ठीक है ना, शेप एंड साइज। चलो, तो बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इररिलेवेंट है। जो सच में 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, दिल से पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको लगता है कि यार सर कमेंट्स ना ही पढ़े तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं यहां से। गाउस का नियम अच्छे से समझ में आया? और समझाएगा आपने तो बस केवल कथन बताया है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। अब इसको समझाओ तो सही कि ये हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, बंद पृष्ठ के ऊपर ये गाउस का नियम कार्य क्यों कर रहा है, ये तो समझाओ हमें। तो अब हम कर रहे हैं गाउस के नियम की डेरिवेशन। ठीक है, अब हम कर रहे हैं गाउस के नियम की डेरिवेशन। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये हर बोर्ड में नहीं है, हर बोर्ड की परीक्षा में नहीं है ये, किसी किसी राज्य के बोर्ड में है, किसी किसी के में नहीं है, बट हर बच्चे को ध्यान से समझना है, कुछ अच्छी चीजें समझ में आएगी, घबराना नहीं है। कुछ नई चीजें भी आपको यहां पर पता चलेंगी, उनसे आपको डरना नहीं है। क्या कहता है गाउस का नियम? तो हम सबसे पहले तो क्या लेते हैं भाई, गाउस का नियम किसके ऊपर लागू होता है? बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ये रहा हमारा बंद पृष्ठ, ऐसा हमने बंद पृष्ठ ले लिया। सर किस आकार का लिया है? रैंडमली, किसी भी आकार का ले सकते हो, जैसा आपको मर्जी में लगे उस आकार का आप ले सकते हो, जिस आकार का आप लेना चाहो उस आकार का आप ले सकते हो। ठीक, ये आपका एक बंद पृष्ठ है, और यही बंद पृष्ठ क्या कहलाता है? यही बंद पृष्ठ कहलाता है आपका, ये जो बंद पृष्ठ लिया है यही आपका कहलाता है गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, एक आवेश ले लेते हैं इसके अंदर, यहां पर रखा हुआ है एक आवेश, यहां पर रखा हुआ है एक आवेश, ये रहा आपका आवेश रखा हुआ है, इसका नाम हमने रख दिया क्यू। अभी के लिए अपन एक ही आवेश ले लेते हैं, एक से ज्यादा होंगे एक के लिए अगर साबित कर दिया तो बाकी के लिए अपने आप ही प्रूव हो जाएगा, है ना। तो देखो गाउस के नियम में दो मुख्य चीजें थी। कौन कौन सी मुख्य चीजें थी? एक तो था बंद पृष्ठ, हमने बंद पृष्ठ ले लिया, रैंडमली किसी भी शेप का ले सकते हैं ताकि हमारी डेरिवेशन बहुत पुख्ता हो जाए। और दूसरा है आवेश। कैसा आवेश? बंद पृष्ठ के भीतर वाला आवेश।
तो हमने यहाँ पर जो आवेश लिया है वो बंद पृष्ठ के अंदर वाला आवेश। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस आवेश की वजह से कितना फ्लक्स गुजर रहा है ये निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो मुझे ये जो बंद पृष्ठ है इसे छोटे छोटे अवयवों में विभाजित करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, हम गाउसियन पृष्ठ को छोटे छोटे छोटे, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ को, जो हमने गाउसियन पृष्ठ ली है, इस गाउसियन पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला काम, अवयवों में विभाजित करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम अपन यही करते हैं, करें। तो एक ऐसा ही छोटा अवयव मैं आपको बताता हूं, ये आपका एक छोटा सा आपने अवयव यहां पर उठा लिया। मैं अलग कलर से बना देता हूं ताकि हर बच्चे को अच्छे से दिख जाए। ये जो अवयव है, ये मैंने छोटा सा अवयव यहां पर इस तरीके से ले लिया। ऐसे छोटे छोटे अवयवों के रूप में मैंने क्या कर दिया, इस पृष्ठ को विभाजित कर दिया। एक छोटा क्षेत्रफल यहां पे लिया, एक यहां पर ले लिया, एक यहां पर ले लिया, एक यहां पर ले लिया, ऐसे छोटे 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 क्षेत्रफल अवयवों में मैंने इसको विभाजित कर दिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े ले लिए। ठीक, अब ये जो छोटा क्षेत्रफल मैंने दिखाया है आपको एग्जाम्पल के तौर पर, कोई पूछे कि बताओ इस क्षेत्रफल का सदिश किस दिशा में होगा, क्या बताया था मैंने, क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होता है, क्षेत्रफल सदिश सदैव लंबवत दिशा में होता है, तो इसके लंबवत दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में तो हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश। इसका नाम रख दिया मैंने ds, कोई पूछे कि इस आवेश की वजह से इस बिंदु पर जहां पर आपने क्षेत्रफल अवयव लिया है, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस दिशा में होगा, तो आप ऐसे बता सकते हो कि सर यहां से, आपने बताया था अच्छे से कि एक बिंदु आवेश से r दूरी पर, ये हो गई आपकी दूरी कितनी, ये दूरी हो गई आपकी r दूरी, एक बिंदु आवेश से r दूरी पर, ये दूरी कितनी हो गई, r दूरी हो गई। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो किस दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो त्रिज्यीय, अगर धनात्मक आवेश है तो बाहर की दिशा में होता है, यहां से विद्युत क्षेत्र जो है वो बाहर की दिशा में होगा। तो ये हो गया आपका बाहर की दिशा में विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और ds के बीच में कितना कोण बन रहा है, यहां पर कोण बन रहा है थीटा, कितना कोण बन रहा है, थीटा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो ये अवयव मैंने आपको दिखाया है, ये जो अवयव मैंने आपको दिखाया है, इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो क्या वो आप मुझे बता सकते हो। परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, वो चित्र ऐसा बन गया कि आपको लग रहा है परपेंडिकुलर है। इन जनरल थीटा कौन है, वो कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है ना। हमने तो एक रैंडम एग्जाम्पल लिया है, मतलब है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि 90 डिग्री दिख रहा है तो 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो, स्टेप 2 हमारा क्या हुआ, स्टेप 2 हमारा हुआ यहां पर, स्टेप नंबर 2 हमारा क्या हुआ कि हमने जो छोटा सा अवयव लिया है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं चित्रानुसार। आवेश से r दूरी पर स्थित क्षेत्रफल अवयव या अल्पांश भी लिख सकते हैं इसको, क्षेत्रफल अल्पांश भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल का छोटा हिस्सा। ठीक है, तो चित्रानुसार आवेश से r दूरी पर स्थित क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं, ये फ्लक्स कितना होगा सबसे पहले अपन
ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर, पता ही है हमें। तो अब अभी हम क्या कर रहे हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स है, इसका नाम भी हम रख देते हैं डी फाई। डी का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा, पूरे फ्लक्स का छोटा सा हिस्सा, तो इसका नाम अपन क्या रख देते हैं, डी फाई। जैसे क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, डी एस, वैसे ही कुल फ्लक्स का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा, डी फाई कहलाएगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया इसको डी फाई। कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों का हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तो हो जाएगा आपका के गुणा क्यू बटे दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ds, और दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा, तो यहां पर आ जाएगा गुणा कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा जमा लेता हूं मैं k गुणा क्यू, इसको तो अलग लिख लेता हूं, और ये जो चीज है ds कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। सर क्यों अलग से लिखा, सर क्यों अलग से लिखा, ठीक है। एक बेटा पूछ रहे हैं रीता यादव, सर विद्युत फ्लक्स का कोई व्यावहारिक उदाहरण जिससे हम इसको फील कर सकते हैं। बिल्कुल है बेटा, आपको बस मेरी जैसी इमेजिनेशन होनी चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल फील करवा सकता हूँ। हालांकि इतना कोई खास ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया है विद्युत फ्लक्स के बारे में कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको चाहते हो कि यार ये असल में किस चीज को प्रदर्शित करता है, कोई और उदाहरण के माध्यम से, कोई और एनालॉजी के माध्यम से समझाया जाए, तो इसको कैसे समझेंगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो हमने इस छोटे से क्षेत्रफल से, अभी पहले इसको अपन कंप्लीट कर ले फिर बताता हूं, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स हमने निकाल लिया, ये रहा फ्लक्स हमने निकाला, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब सर ये आपने अलग से क्यों लिखा, ये एक बहुत खास चीज है, ये एक बहुत खास चीज है, ठीक है। ये जो अवस्था बन रही है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर दोबारा से बनाता हूं, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर क्या करता हूं, दोबारा से बनाता हूं। ऐसा आपका छोटा सा क्षेत्रफल है, ये रहा, ये रहा आपका छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है। इसी का बड़ा रूप बना रहा हूं मैं, ये जो चित्र है इसी का बड़ा रूप बना रहा हूं, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, इसी का बड़ा रूप बना रहा हूं। तो ऐसा तो आपका क्या है, ये तो है आपका वो छोटा सा अवयव, ये है आपका छोटा सा अवयव, ठीक है। और ये रहा आपका आवेश, ये रहा आपका आवेश, ये रहा आपका आवेश, ठीक है। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये हमने जो औसत दूरी ली है, वैसे अलग अलग बिंदुओं की दूरी अलग अलग होगी, हमने जो औसत दूरी ली है वो कितनी ली है, आर ली है, हमने औसत दूरी कितनी ली है यहां पर, आर ली है। अब आप नोटिस करो कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो किस दिशा के अंदर है, इसका क्षेत्रफल सदिश है इस दिशा में, ये रहा, ये रहा आपका ds, ठीक है। अब इसके दो घटक है, एक घटक होगा आपका किस दिशा के अंदर, एक होगा इस दूरी को मिलाने वाली दिशा के अंदर, ये हो जाएगा एक घटक आपका, और एक घटक हो जाएगा इसके लंबवत दिशा के अंदर, ठीक है। ये कोण जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, थीटा को, क्योंकि इसी दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र भी था। तो ds का इस दिशा में जो घटक होगा वो कितना हो जाएगा, ds cos थीटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ds cos थीटा, ठीक है। और ये दूरी कितनी हो गई, r, ये दूरी कितनी हो गई, r। तो यहां पर एक विशेष भौतिक राशि है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं। कैसे परिभाषित होती है, अगर हम इस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु को, इस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु को किससे मिला दें, आवेश से मिला दें, तो ऐसे इस प्रकार का एक कोण बन रहा है जिसको बोला जाता है घन कोण, इसको क्या बोला जाता है, घन कोण बोला जाता है, या अंग्रेजी में इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोला जाता है। इसको प्रदर्शित किया जाता है डी ओमेगा के द्वारा,
तो किसी भी पृष्ठ के द्वारा, किसी भी पृष्ठ के द्वारा, किसी भी बिंदु पर जो त्रिविम, थ्री डायमेंशनल कोण बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। मैं इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है मेरे पास में, ये एक पृष्ठ है और ये एक बिंदु है, ये रहा, ये जो मेरी उंगली है ये एक बिंदु है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पृष्ठ से, मैं इस पृष्ठ से ऐसे धागे निकालूंगा, इस धागे को भी यहां पर ले जाके बांध दूंगा, यहां से धागा निकाल के यहां पर बांध दूंगा, यहां से धागा निकाल के यहां पर बांध दूंगा, यहां से धागा निकाल के यहां पर बांध दूंगा। हर बिंदु से मैंने धागे बांध रखे, हर बिंदु से, और सारे के सारे जो धागे हैं उनको मैंने कहां पर पकड़ लिया? इस बिंदु के ऊपर पकड़ लिया। इमेजिन करो, हर पॉइंट से क्या निकल रहा है? धागा निकल रहा है, हर पॉइंट से धागा निकल रहा है, और इन सभी धागों को मैंने पकड़ के कहां पर रखा हुआ है? उस बिंदु पर समेट के रखा हुआ है। तो उस बिंदु पर सारे के सारे धागे मिलकर एक त्रिविम कोण बनाएंगे, कोण जैसी कोई चीज बनाएंगे, बट वो थ्री डायमेंशनल होगा। उसी को क्या कहते हैं? घन कोण कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? घन कोण कहा जाता है, सॉलिड एंगल कहा जाता है। और इस सॉलिड एंगल को कैसे परिभाषित करते हैं अपन? इस सॉलिड एंगल को परिभाषित करते हैं अपन आर की दिशा में, आर मतलब जो सीधा मिलाने वाली दिशा है, इस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो दिशा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की दिशा में, ये हो गया आपका आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर की दिशा, आर वेक्टर की दिशा में ds का घटक, घटक बटे r का स्क्वायर, इस तरीके से आप घन कोण को यहां पर क्या करते हो? परिभाषित करते हो। तो r की दिशा में देखो, इस r की दिशा में कौन सा घटक है? ds cos थीटा। तो यहां पर ये आ जाएगा ds cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। इसलिए हमने इसको अलग से ब्रैकेट में लिखा है, इसलिए हमने इसको अलग से किसमें लिखा है? ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। अब देखो, इमेजिन कर पाओ, बहुत अच्छी बात है। सर ने बताया कि हाँ यार, एक कॉपी ली छोटी सी, उसके प्रत्येक बिंदु से धागे पकड़ के बांध रहे हैं। इमेजिन कर पाओ, मैं आपको करके तो बता नहीं पाऊंगा, बट इमेजिन कर पाओ तो आप इसको, इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है सॉफ्टी। खाया है सबने सॉफ्टी आइसक्रीम, या आइसक्रीम कोन खाया हो? शंकु, शंकु सबसे प्यारा एग्जाम्पल है। भाई शंकु का मुंह खुला हुआ रहता है, और उस बिंदु पर जहां पर शंकु की पूंछ होती है, उस पर आप देखना कैसा कोण बन रहा होता है? थ्री डायमेंशनल कोण बन रहा होता है। तो किसी भी पृष्ठ के द्वारा थ्री डायमेंशनल कोण बनवाया जा सकता है, किसी भी पृष्ठ के द्वारा थ्री डायमेंशनल कोण बनाया जा सकता है। और थ्री डायमेंशनल कोण या घन कोण जो होता है उसको अपन कैसे परिभाषित करते हैं? आर की दिशा में ds का घटक, मतलब जिस भी बिंदु पर तुम घन कोण बना रहे हो, वहां से पृष्ठ को मिलाने वाली दिशा में, जिस भी बिंदु पर घन कोण बना रहे हो वहां से पृष्ठ को मिलाने वाली दिशा में इस क्षेत्रफल का घटक, तो वो हमने ले लिया ds cos थीटा बटे दूरी का स्क्वायर r स्क्वायर। ये अनुपात क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये जो घन कोण है, ये हमें यहां पर नजर आया, ये हमें यहां पर नजर आया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब अगला जो स्टेप है वो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं k गुणा q गुणा d ओमेगा लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो था, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? d ओमेगा से, घन कोण से हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया। जस्ट चिन्ह है ये, प्रतिरोध वाला ओमेगा नहीं है, इसका चिन्ह हमने बनाया। भाई थीटा हमने कोण लिख दिया ना, ओमेगा हमने घन कोण लिख दिया, ऐसे जस्ट एक चिन्ह है, इसको ऐसे ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं। अब घन कोण के बारे में एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, घन कोण के बारे में एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि किसी किसी बंद पृष्ठ के द्वारा, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा, ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक, बाहरी बिंदु पर बनाया गया घन कोण, बाहरी बिंदु पर बनाया गया घन कोण जो होता है,
वो सदैव कितना होता है, वो सदैव 0 होता है। अगर तुम बंद पृष्ठ ले रहे हो, मैंने बताया था ना किसी भी पृष्ठ के द्वारा घन कोण बनाया जा सकता है, तो दो बातें ध्यान में रखनी है कि बंद पृष्ठ के द्वारा बाहरी बिंदु पर जो घन कोण बनेगा वो सदैव कितना रहेगा, 0 रहेगा। और आंतरिक बिंदु पर जो घन कोण बनेगा, आंतरिक बिंदु पर, अंदर स्थित किसी बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर बनाया गया घन कोण जो होगा, बनाया गया घन कोण जो होगा, ये सदैव कितना हो जाएगा, ये सदैव हो जाएगा 4 पाई। बस ये दो चीजें ध्यान में रख लेना। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा नया लग रहा होगा, ये सच में ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या इन चीजों को याद ही रखना है। तो बेटा मैं अभी तो आपको ये कहूंगा कि आपको याद ही रखना है, क्योंकि सिर्फ पूरी फिजिक्स में एक जगह काम आ रहा है। ये पूरी फिजिक्स में घन कोण सिर्फ एक जगह काम आ रहा है। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर आप समझना चाहते हो तो बार बार देखो जो मैंने समझाया है उसको, लेकिन आप याद रखो कि सिर्फ एक बार आ रहा है। तो एक तरीका और है, घन कोण के बारे में जो छोटी छोटी बातें सर ने बताई है वो हम डायरेक्ट याद रख लें। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये दो चीजें ध्यान में रख लो कि एक तो ये ध्यान रख लो कि ये चीज घन कोण के बराबर होती है, एक तो ये ध्यान रख लो भाई, आपको तो डेरिवेशन में ही तो काम में लेना है। तो एक तो ये चीज घन कोण के बराबर होती है, एक तो इतना ध्यान रख लो, और एक इतना ध्यान रख लो कि बंद पृष्ठ के द्वारा बाहरी बिंदु पर बनाया गया घन कोण तो 0 होता है, और आंतरिक बिंदु पर बनाया गया घन कोण कितना होता है, 4 पाई होता है। इतना ध्यान रख लो, बाहरी बिंदु पर 0, अंदर वाले बिंदु पर 4 पाई। बाहरी बिंदु पर 0, अंदर वाले कोण पर, अंदर वाले बिंदु पर 4 पाई। ठीक है ना। हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत सारी नई चीजें, इतना फोकस नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूं कि अभी फिलहाल के लिए आप ये 2 बिंदु, एक तो ये वाला ध्यान रख लो कि ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी ओमेगा। एक तो ये ध्यान रख लो, और बस इतना ध्यान रख लो कि बंद पृष्ठ का बाहरी बिंदु पर बनाया गया घन कोण 0 होता है और आंतरिक बिंदु पर बनाया गया घन कोण 4 पाई होता है। इतना तो कर लोगे, इतना तो कर लोगे, ठीक है ना। तो अभी इसको अपन यहीं पर कहानी को समाप्त कर दें, वरना अपन इसमें बहुत ज्यादा खो जाएंगे। डायरेक्ट इसको यूज करना सीखते हैं। अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पर। तो ये रहा हमारा स्टेप नंबर 3, दिस इज और स्टेप नंबर 3। अब अपन क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। ये अपन ज्ञात करते हैं। तो कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, हम छोटे छोटे क्षेत्रफलों से गुजरने वाले फ्लक्स का योग करते हैं, और योग करना ही क्या कहलाता है, समाकलन। तो अगर हमें कुल फ्लक्स निकालना है, अगर हमें कुल फ्लक्स फाई निकालना है, तो जो छोटे छोटे फ्लक्स अपनों ने निकाले हैं, जो डी फाई अपनों ने निकाला है, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, हमें उसका समाकलन करना। डी फाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं k गुणा क्यू गुणा डी ओमेगा। तो इसमें से देखो k गुणा क्यू, ये तो आपका नियत है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अंदर रह जाएगा डी ओमेगा। मतलब हमें कुल घन कोण निकालना है, किसके द्वारा, बंद पृष्ठ के द्वारा, किस पर, आंतरिक बिंदु पर। क्या हुआ ये, इस समाकलन का मतलब क्या हुआ कि हमें कुल घन कोण निकालना है। समाकलन का मतलब ये होता है, समाकलन का मतलब मैंने बोला था योग, तो समाकलन ऑफ डी ओमेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुल घन कोण निकालना है, किसके द्वारा, इस बंद पृष्ठ के द्वारा, किस पर, इस आंतरिक बिंदु पर। और हमने खुद ने देखा था कि आंतरिक बिंदु पर बनाया गया कुल घन कोण कितना होता है, 4 पाई होता है। तो ये जो राशि हमें यहां पर नजर आ रही है, ये जो राशि हमें यहां पर नजर आ रही है, ये खुद किसके बराबर होती है, ये खुद 4 पाई के बराबर होती है।
खुद किसके बराबर होती है 4 पाई। तो चलो इसका मान रख देते हैं। तो फाई का मान आ जाएगा यहां पर कितना, के गुणा क्यू गुणा 4 पाई। इस समाकलन की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4 पाई रख सकते हैं। और के का मान कितना है, के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू गुणा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई चला गया तो कुल फ्लक्स किसके बराबर आ गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं कि कुल फ्लक्स जो होगा, कुल फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करेगा, आंतरिक आवेश पर। क्यों, क्योंकि बाहरी आवेश अगर होता तो उसका कुल घन कोण कितना होता, 0, तो वो तो वैसे ही नहीं आता। तो सिर्फ आंतरिक आवेश पर निर्भर करता है और कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है गाउस का नियम। तो ये जो कुछ नई बातें हैं, कौन कौन सी नई बात है, एक तो ये वाली बात नहीं है तुम्हारे लिए कि ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर होता है, d ओमेगा, घन कोण के बराबर होता है। और एक ये बात नहीं है तुम्हारे लिए, बस ये दो बातें ध्यान रख लो, तुम्हारी ये डेरिवेशन तुम्हारी मुट्ठी में है। मत जाओ इसकी डिटेल में, इतना ज्यादा मत जाओ, क्योंकि अगर ये कहीं पे बहुत ज्यादा काम आ रहा होता ना कि और घन कोण का हमें और अधिक यूज करना पड़ेगा कहीं पे, तो मैं आपको फिर भी बोलता कि नहीं यार इसके पीछे पड़ते हैं, चलो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, बट मैं पीछे नहीं पड़ रहा, मैं तो आपको खुद बोल रहा हूं कि घन कोण के बारे में कुछ चीजें याद रख लो, सिर्फ इस डेरिवेशन में काम आने वाली। एक तो ये याद रख लो कि ये चीज घन कोण है, और एक ये याद रख लो, बस आप इस डेरिवेशन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो क्या हर एक बच्चे को मैंने जैसे सुझाव दिए हैं उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक समझ में आ गया? भाई मैंने सुझाव दिया है, समझो, समझने के लिए बार बार देख सकते हो जो भी कुछ मैं समझा रहा हूं। नहीं भी समझ में आ रहा तो याद रखो, ध्यान रखो, दो चीजें ध्यान रखो। इन सुझावों का ध्यान रखते हुए क्या ये डेरिवेशन तुम कर सकते हो? जो बच्चे यहां पर टाइप करते हैं कि सर एक बार और समझा दो, तुम खुद दिमाग लगाओ ना बेटा, एक बार और समझा दो की बजाय तुम खुद एक बार और देख सकते हो। क्यों अपन क्लास का टाइम वेस्ट करेंगे, है ना? ये चीज ध्यान रखा करो, है ना? ठीक है बेटा। सर ओम का सिंबल क्या है बेटा? ओम का सिंबल घन कोण को प्रदर्शित कर रहा है। कोई भी तुम पी क्यू एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते थे, मैंने ओम ले लिया है यहाँ पर, है ना? क्योंकि किताबों में ओम लिखा हुआ रहता है, फिर आप मुझे ये बोलते कि सर किताब के हिसाब से नहीं पढ़ाते, ठीक है ना? इसलिए मैंने जो किताब में दिया हुआ रहता है वही चीज यहाँ पर ली है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे गाउस के नियम की डेरिवेशन। तो अब हमारा गाउस का नियम एकदम तैयार है। कुछ उदाहरण करें गाउस के नियम के, कुछ उदाहरण करते हैं। देखो कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं गाउस के नियम पर, ठीक है ना? कैसे कैसे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? दिए गए चित्र में अभी बना रहा हूं, दिए गए चित्र में पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, चित्र कैसा दे रखा है आपको? आपको सबसे पहले तो एक ऐसी प्लेट बना रखी है, ठीक है? ये वर्गाकार प्लेट है, वर्गाकार फ्रेम है, वर्गाकार प्लेट है ऐसी, इस तरीके की। तो इसकी ये वाली भुजा भी कितनी है, ये वाली भुजा भी ए है, और ये वाली भुजा भी कितनी है इसकी, ये वाली भुजा भी ए है। ऐसी एक वर्गाकार प्लेट दे रखी है, ठीक है? और एक आवेश भी दे रखा है, यहां पर है आवेश आपका, इस जगह पर, यहां से केंद्र से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ। कितना ऊपर चले जाओ? a/2 इतना ऊपर चले जाओ, केंद्र से a/2 इतना ऊपर चले जाओ, एक बिंदु मिलेगा, उस बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है, दैट इज कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। ये है आपका दिया गया चित्र। तो आपको बताया गया है, पूछा गया है कि दिए गए चित्र में पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से
गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब देखो देखो, ये बताओ मुझे, क्या इस पर गाउस का नियम लागू होगा या नहीं? यस और नो। क्या इसके ऊपर गाउस का नियम लागू होगा या नहीं, ये बताओ सबसे पहले तो, हाँ या ना। देखो, मैंने बहुत अच्छी सी शर्त बताई थी गाउस के नियम के लिए। गाउस का नियम लागू करने के लिए पृष्ठ का बंद पृष्ठ होना जरूरी होता है। गाउस का नियम लागू होने के लिए पृष्ठ का बंद पृष्ठ होना लागू होता है। तो बच्चे यस लिख रहे नहीं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखो, इस पृष्ठ पर डायरेक्ट गाउस का नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बंद पृष्ठ नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है, ये जो दी गई पृष्ठ है, दी गई पृष्ठ पर गाउस का नियम लागू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह बंद पृष्ठ नहीं है। यह आया सबको समझ में? सबसे पहला बिंदु सबको आया समझ में? क्यों यहां पर गाउस का नियम लागू नहीं हो रहा? ऐसा क्या कारण है यहां पर गाउस का नियम लागू नहीं हो रहा? अच्छे से समझना जरूरी है। हर एक बच्चा रिप्लाई करेगा, हर एक बच्चा रिप्लाई करेगा। आया समझ में? तो ये बंद पृष्ठ नहीं है, इसलिए इसके ऊपर गाउस का नियम लागू नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इस स्थिति में हम अपनी तरफ से, इस स्थिति में हम अपनी तरफ से पृष्ठ को सममित रूप से बंद पृष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। बनाने की कोशिश करते हैं। ये आया सबको समझ में? भाई सबसे पहले तो हमने नोटिस किया कि जो पृष्ठ हमें दी गई है वो बंद पृष्ठ ही नहीं है, बंद पृष्ठ नहीं है वो, तो इस पे तो गाउस का नियम लगेगा नहीं। इस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से पृष्ठ को बंद पृष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। अब कैसे करेंगे हम लोग अपनी तरफ से? तो हम लोग क्या कर देंगे, हम एक दीवार अपनी तरफ से यहां पर खड़ी कर देंगे। यहां पर हमने एक दीवार खड़ी कर दी, ये देखो, ये मैंने एक दीवार यहां पर खड़ी कर दी। ठीक है, ऐसे ही एक दीवार हम यहां पर खड़ी कर देंगे, एक दीवार हम लोग यहां पर खड़ी कर देंगे। ये देखो, मैंने यहां पर भी एक दीवार खड़ी कर दी। ठीक है, एक छत अपन यहां पर बना देंगे, तो एक छत मैंने इस जगह पर बना दी। ठीक है, और एक दीवार सामने की तरफ और एक दीवार पीछे की तरफ बना दी। अब ये एक बंद पृष्ठ बन गई। भाई, बंद पृष्ठ का मतलब क्या होता है? बंद पृष्ठ का मतलब ऐसा होता है जिसमें, अगर तुम ऐसे दिमाग लगा लो, बंद पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जिसमें पानी को भरा जाए तो पानी बाहर ना निकले। भर के बंद कर दो तो पानी बाहर ना निकले। सिंपल प्लेट के ऊपर पानी डालोगे तो निकल जाएगा ना। अब क्या बन गया, ये आपका घन बन गया। अब ये एक बंद पृष्ठ बन गई। ठीक है, और जैसे ही बंद पृष्ठ बन गई, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर गाउस का नियम लगा सकते हैं। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन इसके ऊपर गाउस का नियम लगा सकते हैं। अब गाउस का नियम लगाते हैं यहां पर। गाउस का नियम लगाने पर क्या मिलेगा हमें?
पूरे के पूरे घन से, पूरे के पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? पूरे के पूरे घन से, पूरे के पूरे घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? घन के द्वारा घेरा गया आवेश। तो घन ने कितने आवेश को अपने अंदर समाहित कर रखा है? Q। और इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? इसको हमने एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर। ये तो घन से गुजरने वाला आवेश हो गया, वाला फ्लक्स हो गया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो पृष्ठ से गुजरने वाला। क्योंकि घन में कितनी होती है? क्योंकि घन दी गई पृष्ठ जैसी 6 पृष्ठों से बना हुआ है, 6 पृष्ठों से बना है। भाई इस अगर घन को देखोगे तो ये पूरा का पूरा घन जो है वो ऐसी 6 जो हमें दी गई है, ऐसी 6 पृष्ठ है, ऐसी 6 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि अगर तुम पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालोगे तो वो घन से गुजरने वाले फ्लक्स का कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। घन से गुजरने वाले फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा। और घन से गुजरने वाला फ्लक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका। आ रहा है सबको समझ में? ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको ऐसा रटना नहीं है, इसके द्वारा ये प्रोसीजर ध्यान रखना है कि जहां कहीं आपकी पृष्ठ बंद पृष्ठ ना हो, जहां कहीं आपकी पृष्ठ बंद पृष्ठ ना हो, ठीक है ना, वहां पर हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से पृष्ठ को सममित रूप से, सममित कि आवेश जो है वो सममित रहे, केंद्र में रहे, तो हमें अपनी तरफ से पृष्ठ को क्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए? बंद पृष्ठ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर पृष्ठ को बंद पृष्ठ बना दिया, जैसे हमने यहां पर घन बना दिया सममित रूप से, तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स अपन निकाल सकते हैं गाउस के नियम से। और एक बार घन से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया तो घन 6 पृष्ठों से निर्मित है, तो प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स भी हमारे पास में आ जाएगा। आ रहा है बेटा सबको समझ में? एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर अपन आज की क्लास का समापन समारोह बनाएंगे, ठीक है? और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। और फिर उससे अगला लेक्चर जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ढेर सारे सवाल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, ठीक है? और वो होंगे आपके ऐप के ऊपर। बट पहले मुझे बताओ, यहां तक की चीजें समझ में आई क्या सब बच्चों को? एक एक चीज, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? छोटा छोटा पॉइंट। फिर ऐसा एक और उदाहरण लूंगा मैं। और ध्यान रखना बेटा, सवाल रटने नहीं है, सवाल रटने नहीं है। हमें क्या करना है? हमें तरीका समझना है कि किस अवस्था में क्या किया जाना चाहिए, किस अवस्था में क्या किया जाना चाहिए। अब देखो, ठीक है, आगे एक और देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं अपन, ठीक है ना? आपको ऐसा एक बेलन दे रखा है, आपको ऐसा एक बेलन दे रखा है, ठीक है, ऐसा आपको एक बेलन दे रखा है। और एक आवेश जो है ना वो इसके अंदर नहीं है, वो जस्ट इस बिंदु पर रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है आवेश आपका। मतलब ये जो बेलन है ना, इसकी जो सबसे ऊपरी सतह है उसके केंद्र पर आवेश रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, आवेश का कुछ हिस्सा अंदर होगा और कुछ हिस्सा बाहर होगा। मतलब आवेश पूरी तरीके से अंदर नहीं है, यहां पर आवेश जो है वो पूरे तरीके से अंदर नहीं है, ठीक है? क्यू आवेश आपका रखा हुआ है, क्यू आवेश आपका रखा हुआ है, ठीक है? तो आपको यहां पर प्रश्न में यही पूछा गया है, ठीक है, कि दिए गए चित्र में, दिए गए, दिए की, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो, चित्र में बेलनाकार पृष्ठ से, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला
गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। अब यहां पे दूसरी समस्या खड़ी हो गई, यहां पे दूसरी समस्या खड़ी हो। पिछले सवाल में समस्या क्या थी कि पृष्ठ बंद पृष्ठ नहीं था। अब यहां पर वो समस्या तो नहीं है, पृष्ठ तो हमारा बंद पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है भाई साहब, बंद होती है ये तो। यहां पर दूसरी चीज खत्म हो गई यहां पे। अब की बार दूसरी शर्त खत्म हो गई। देखो गाउस के नियम में दो शर्तें होती है। पहली शर्त क्या होती है, पृष्ठ होना चाहिए बंद पृष्ठ। पहली शर्त क्या है, पृष्ठ होनी चाहिए बंद पृष्ठ। दूसरी शर्त क्या है, आवेश होना चाहिए अंदर। जो हमने पिछला सवाल देखा था, जो हमने ये वाला सवाल देखा था, इसके अंदर पृष्ठ बंद पृष्ठ नहीं थी, दी गई पृष्ठ पर गाउस का नियम लागू नहीं हो रहा था, क्योंकि पृष्ठ जो थी वो बंद पृष्ठ नहीं थी। तो उसका जुगाड़ हमने ढूंढ निकाला, हमने अपनी तरफ से पृष्ठ को क्या कर लिया, बंद पृष्ठ बना लिया। इस सवाल में दूसरी समस्या खड़ी हो गई। इस सवाल में क्या समस्या खड़ी हो गई, इस सवाल में दिया गया आवेश जो है, ठीक है, इस सवाल में जो दिया गया आवेश, मैं बार बार बड़ी ई की मात्रा लगा रहा हूं, ठीक है, इस सवाल में दूसरी समस्या खड़ी हो गई, ठीक है, दिया गया आवेश जो है, आवेश पूर्ण रूप से पृष्ठ के भीतर नहीं है, पृष्ठ के भीतर नहीं है। ये आया सबको समझ में? समस्या समझो पहले बेटा, समस्या समझो कि आवेश जो है उसका कुछ हिस्सा अंदर है और कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है और कुछ हिस्सा बाहर है, ठीक है। हाँ इतना पता है कि आवेश जो है वो पूर्ण रूप से पृष्ठ के भीतर नहीं है। तो इस अवस्था में हमें क्या करना होता है, इस स्थिति में, इस स्थिति में हमें अपनी तरफ से आवेश को पूर्ण रूप से भीतर लाना होता है। कैसे करेंगे सर, कैसे लेके आए? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अगर हम ऐसा ही बेलन ऊपर रख दें, ये कहीं ऐसा का ऐसा डिट्टो बेलन जो है वो हम कहां पर रख दें, वो हम ऐसे ऊपर रख दें, सेम इसी आकार का बेलन जो है वो हमने कहां पर रख दिया, वो हमने ऊपर रख दिया, ठीक है, ऐसे हमने इसके ऊपर रख दिया। तो अब क्या हुआ, अब दो बेलनों के द्वारा जो पृष्ठ बन रही है उसके तो अंदर आ गया पूरा का पूरा आवेश, ठीक है। तो अब हमने देखा कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर गाउस का नियम लगा सकते हैं। अब अगर आप यहां पर क्या लगाओगे, गाउस का नियम यहां पर लगाओगे, गाउस का नियम यहां पर लगाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका दो बेलनों से निर्मित जो पृष्ठ है, मैंने बिल्कुल जो चीज मैं बोल रहा हूं वही मैं लिख रहा हूं यहां पे ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। पाई दो बेलनों के द्वारा निर्मित जो पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, आवेश है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और इसका सीधा सीधा मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रत्येक बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, दो बेलनों से गुजरने वाला फ्लक्स बटे 2 के बराबर हो जाएगा। भाई दो बेलनों के द्वारा निर्मित पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स अपनों ने निकाल लिया, क्योंकि ये दो बेलनों से निर्मित है तो प्रत्येक बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में? अब इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे,
कि सर जब आवेश यहां पर रखा हुआ है और सममित रूप से रखा हुआ है तो पक्का आवेश का आधा हिस्सा अंदर है। कितना हिस्सा अंदर है? आधा। मतलब Q इन का मान कितना हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे आंसर, अगर किसी ने मेरा हिंट पकड़ा होता तो डायरेक्ट भी कर सकता था आंसर। बट बोर्ड के अंदर हर बार, क्योंकि इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलता है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने ये वाला तरीका बताया। बाकी मैं तो डायरेक्ट करवाता हूं बच्चों को, सर आवेश देखो उसका आधा हिस्सा बाहर है और आधा हिस्सा अंदर है। अब आपको दोनों तरीके की समस्याओं का निवारण करना आ गया। हाँ, कुछ भी लिया जा सकता है, कैसी भी आकृति दी जा सकती है यार आपको, ठीक है ना। ऐसा भी दिया जा सकता है आपको, ये आपका एक अर्धगोला है, ये आपका एक अर्धगोला है ऐसा, ठीक है। और आवेश कहां पर रखा हुआ है? आवेश यहां पर रखा हुआ है। वही वाली समस्या कि हमारा जो अर्धगोला है ये होने में तो बंद पृष्ठ है, बट आवेश पूरे तरीके से अंदर नहीं है। तो हमें अपनी तरफ से इसको क्या करना पड़ेगा? अपनी तरीके से पूर्ण रूप से इसको भीतर लाना होगा। तो मैंने ऊपर भी इसी तरीके का अर्धगोला रख दिया, ये अपनी तरफ से रख दिया। तो अब यहां पर मैं कर सकता हूं कि पूर्ण गोले से गुजरने वाला, पूर्ण गोला से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/ε0। और अब अर्धगोले से, अर्धगोले से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? जो पूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स है उसी को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा Q/2ε। सेम क्वेश्चन बेलन के रूप में ना पूछा जाके ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है और अर्धगोले के रूप में भी पूछा जा सकता है। हर तरीके का सवाल करते हैं बेटा अपन क्लास के अंदर, आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तभी तो बोलता हूँ आपको, तभी तो मैं इतना दावे के साथ में कहता हूँ कि तुम किसी भी बुक को उठा के न्यूमेरिकल करने लग जाओ, तुम्हें समस्या नहीं आएगी। बट करना तुम्हें होगा न्यूमेरिकल्स, है ना। मैं तो यहाँ पे एक हद तक आपको सवाल करवा पाऊंगा, हर किताब का हर सवाल थोड़ी ना करवा पाऊंगा मैं। हाँ, मैं हर किताब के महत्वपूर्ण सवाल करवा दूंगा, हर किताब के मैं हर तरीके का सवाल करवा दूंगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट फिर भी हर सवाल नहीं करवा पाऊंगा। उसका तरीका क्या है? आप खुद करो, आपको तो सर ने खुली छूट दे रखी है, किसी भी किताब से आप सवाल कर सकते हो, ठीक है बेटा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आज का छोटा सा, मतलब बहुत अच्छे से हमने गाउस के नियम को समझने की कोशिश करी है। तो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहता मैं, हमारा जो नियत समय है वो समाप्त हो चुका है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पिछली सभी क्लासों से भी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ऐसा मैं यहाँ पर आज उम्मीद कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना मुझे, कमेंट्स के अंदर बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्लास के बारे में ज़रूर कमेंट्स करना। कल संडे गपशप ज़रूर अटेंड करना, बहुत ज़रूरी है कल की संडे गपशप अटेंड करना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको कल संडे गपशप को मिलने वाली है आगे आने वाले समय के बारे में। तो कल की संडे गपशप ज़रूर अटेंड करनी है। कमेंट्स के अंदर आपकी जो भी भावनाएं हैं हमारी पढ़ाई के लिए वो आपको बतानी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।